हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर चाहे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं, तो उनको हमने क्या शुरू किया, जब पुराने टाइम्स के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको क्लासिफाई करना शुरू किया। यानी कि ऐसा सोचा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक साथ रखें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग रखें, यानी कि हम उन चीज़ों को क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करने का ये बेनिफिट है कि जैसे हमारी बुक के अंदर भी चैप्टर, जैसे यूनिट 1 के अंदर वो चैप्टर होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, यानी सिमिलर चैप्टर्स को हम एक यूनिट में देते हैं। जैसे हम मान लो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने किया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड जितनी इक्वेशंस थी या रिएक्शंस थी वो हमने सारी एक चैप्टर में पढ़ी। लेकिन अगर ऐसा होता कि कुछ इक्वेशंस फर्स्ट चैप्टर में है, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है उसको करने में। हमने क्या किया, उन सबकी ग्रुपिंग करके उनको एक चैप्टर बना दिया। इसी तरीके से जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को भी साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इनको भी हम क्यों ना एक साथ क्लासिफाई करें, यानी कि इनकी एक साथ एक ऐसी टेबल बना दें जिसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल। इनकी ऐसी टेबल बना दें जिससे कि क्या हो, हमें इनको क्लासिफाई करने में आसानी हो। हम एक साथ सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दें ताकि हम उनको जब स्टडी करें तो हमें आसानी हो। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी एलिमेंट्स की, वो किसने की थी, डॉब्रेनर। डॉब्रेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, और उनकी क्लासिफिकेशन को क्या नेम दिया गया था, डॉब्रेनर्स ट्राइड्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू डॉब्रेनर्स ट्राइड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, group of 3 elements having similar chemical properties are obtained। डॉब्रेनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, यानी पहले कौन सा एलिमेंट रखा जिसका सबसे कम मास है, उसके बाद वो रखा जिसका उससे ज़्यादा मास, यानी कि इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में उनको रखा। तो क्या देखा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, और उनको उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स। ये देखो, ये क्या था, डॉब्रेनर का ट्राइड्स था। जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इनको रखा तो कैसे ग्रुप ऑफ 3 एटम्स मिले उनको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एक तो ये 3 मिले, उसके बाद 3 और कौन से मिले, कैल्शियम, Sr, Ba, और 3 कौन से मिले, Cl, Br, I। यानी क्या मतलब कि उनको क्या मिला, 3 एलिमेंट्स के क्या मिले, 3 ट्राइड्स मिले। ट्राइड्स का मतलब क्या हुआ, 3 का ग्रुप, यानी 3 ग्रुप मिले, और कैसे मिले, 3 एलिमेंट्स के, तो इनको क्या बोला गया, डॉब्रेनर्स ट्राइड्स। अब ये जो क्या था, डॉब्रेनर ने क्या किया, इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब डॉब्रेनर के अकॉर्डिंग देखो सेकंड पॉइंट क्या था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। डॉब्रेनर के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे ये 3 एलिमेंट्स हैं, ट्राइड, ये जो फर्स्ट ट्राइड है, ये फर्स्ट ट्राइड, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, हर किसी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तीनों की सेम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, वैसे ही इन तीनों की भी सेम और इन तीनों की भी सेम। और सेकंड पॉइंट क्या दिया उन्होंने कि जो बीच में जो लाई कर रहा है एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर सोडियम, इधर Sr और इधर Br, जो बीच में लाई कर रहा है उसका जो मास है वो किसके इक्वल होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। यानी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का अगर हम मीन निकालें, इसका लिथियम का मास होता है 6.9 और पोटेशियम का मास कितना होगा, 39। तो अगर हम इन दोनों मासेस का मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिथियम के मास को और पोटेशियम के मास को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2।
ठीक है, तो डिवाइड कर दिया 2 से। ये किसके इक्वल आता है, ये जो है अप्रोक्सीमेटली यानी कि मोस्टली ये किसके इक्वल आता है, जो मिडल में एलिमेंट है उसके मास के इक्वल। ये यहाँ से आता है 23 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है इसकी 4, 5, तो यानी ये अप्रोक्सीमेटली किसके मास के इक्वल आता है, सोडियम के मास के इक्वल। तो यहाँ से डोब्रेनर ने अपना सेकंड पॉइंट दिया कि जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के मास का अर्थमेटिक मीन जब हम निकालेंगे तो वो किसके मास के इक्वल आएगा, मिडल एलिमेंट के मास के इक्वल। ऐसे ही इन तीनों के केस में भी था और ऐसे ही इन तीनों के केस में। तो ये था डोब्रेनर का ट्राइड्स। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, जैसे लिथियम का सबसे कम, उससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा पोटेशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम का, फिर Sr, फिर Ba, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है इनका एटॉमिक मास। तो ये तो दे दिया डोब्रेनर ने अपना ट्राइड, लेकिन यहाँ पे क्या आया, बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशन क्या थी, द लिमिटेशन ऑफ डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन was that it failed to arrange all the then known elements in the form of triads of elements having similar chemical properties। यानी डोब्रेनर ने क्या किया, सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया ट्राइड्स में, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे उनको वो ऐसे ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स दिए हमें सिर्फ 3 ट्राइड्स मिले, बाकी जितने एलिमेंट्स थे उस टाइम पे नोन उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। डोब्रेनर could identify only 3 triads from the elements known at that time, so his classification of elements was not much successful। इसलिए जो उनकी क्लासिफिकेशन थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अब डोब्रेनर की ट्राइड्स फेल हो गई तो एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी एक और नई क्लासिफिकेशन थी, और वो कौन थे, न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने क्या दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, इफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू बी इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन। अब देखो इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, न्यूलैंड ऑक्टेव, ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव। इन्होंने कुछ इस तरीके की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी, जैसे हमारे म्यूजिक में नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी। इन्होंने कहा कि ये जो 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक बार जब 7 नोट्स को हम बोलते हैं उसके बाद ये फिर से रिपीट होते हैं कि पहले सारे गामा पा धा नी, फिर से सारे गामा। तो यानी कि जैसे ये नोट्स रिपीट हो रहे हैं म्यूजिकल नोट्स, वैसे ही इन्होंने क्या दिया कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को भी इन्होंने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। पहले डोब्रेनर ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में किया था और न्यूलैंड ने भी कैसे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही इनको क्या किया, अरेंज किया। यानी इनका मास कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन का सबसे कम, लिथियम का उससे ज़्यादा, बेरिलियम का उससे ज़्यादा, बोरोन का, कार्बन का उससे ज़्यादा, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर। और इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से अगर हम 8th एलिमेंट देखें, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो इससे 8th एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन 8th नंबर पे आएगा। तो जो एलिमेंट 8th नंबर पे आएगा तो फर्स्ट और 8th वाले की जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होंगी। अगर हम लिथियम से शुरू करें तो लिथियम से 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। अगर हम एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं तो 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, Cr। यानी कि एल्यूमिनियम की और ये क्रोमियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो ये था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, यानी जैसे म्यूजिकल नोट्स रिपीट करते हैं वैसे ही हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये दिया था न्यूलैंड ऑक्टेव। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम बिकॉज Na is the 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। किस लिए सेम थी लिथियम और सोडियम की,
क्योंकि जो सोडियम था वो 8th एलिमेंट था लिथियम से। देखो ये लिथियम है, यहाँ से 8th एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम होगा। तो यानी कि जो 8th एलिमेंट है और लिथियम, क्योंकि हमने शुरुआत किससे करी है, लिथियम से, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको 8, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन न्यूलैंड ऑक्टेव की बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, इट ओनली वर्कड विद लाइटर एलिमेंट्स। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कहाँ तक एप्लीकेबल हो पाया, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो पाया। उसके आगे के जो ये एलिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे रखा था उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। यानी जब हमने इनके ऊपर इस लॉ को अप्लाई किया तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं 8th एलिमेंट की वो सिमिलर नहीं मिली। अगर हम क्रोमियम को लेते हैं और यहाँ से 8th एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Cr और Y इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। यानी सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था, और यानी कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स, जो लाइटर एलिमेंट्स है सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल था। हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ एप्लीकेबल नहीं था। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड assumed only 56 elements and no more elements would discover in future, but later several new elements were discovered whose properties do not fit in the low octave। यानी न्यूलैंड ने क्या कहा कि उस टाइम पे जो थे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नॉन थे, तो न्यूलैंड ने कहा कि ये सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और फ्यूचर में भी कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। न्यूलैंड्स ने ये कहा कि 56 के अलावा फ्यूचर में भी कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर अब जब हम देखते हैं तो 118 एलिमेंट्स हैं, यानी कि और भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ये भी क्या होगी, एक न्यूलैंड ऑक्टेव की लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, ही ऑल्सो पुट 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। यानी न्यूलैंड ने क्या किया, कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उन्होंने एक साथ रखा, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा, ऐसे ही Ce और La को भी उन्होंने क्या रखा, एक साथ रखा। उसका कोई रीज़न भी नहीं दिया कि उनको एक साथ रखा है, तो उसका रीज़न क्या है कि इनको इकट्ठे रखा है। फॉर एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल वर पुट इन द सेम स्लॉट, आयरन एलिमेंट्स विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड फार फ्रॉम देम। यानी देखो कोबाल्ट और निकल को तो एक साथ रख दिया, लेकिन जो आयरन है, आयरन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो निकल और कोबाल्ट से सिमिलर होती हैं, और आयरन को उन्होंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे आयरन रख दिया। तो अगर हम न्यूलैंड ऑक्टेव के अकॉर्डिंग देखें तो आयरन के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज आयरन से मैच करेंगी। यानी आयरन की प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज आपस में मैच ही नहीं कर रही। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग कोबाल्ट निकल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयरन के सिमिलर नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होती हैं, एक्चुअल में तो वो सिमिलर होती हैं। तो ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव का एक लिमिटेशन थी। तो इतनी सारी लिमिटेशन किस में आई, न्यूलैंड ऑक्टेव में। अब क्या हुआ, अब एक और नए साइंटिस्ट आएंगे जो इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने का काम करेंगे। अब कौन आते हैं, मेंडलीव्स। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने भी अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी 1869 में। अब मेंडलीव कौन थे, अ रशियन साइंटिस्ट फाउंड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या देखा कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर रखते हैं तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अक्कर एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम आती हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे इसका बनाई भी है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है, इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे किया, देखो इन्होंने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, 8 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बनाए, और साथ में 6 पीरियड्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। इनके अंदर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। और ग्रुप्स के अंदर भी इन्होंने क्या बनाए, 2 सब ग्रुप बनाए, ए बी।
हर ग्रुप में इन्होंने क्या बनाए, दो दो सब ग्रुप्स बनाए। अब इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था, He gave his law in 1869. The properties of elements are a periodic function of their atomic masses. यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स की जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से, इनकी एटॉमिक मास, यानी जैसा इनका एटॉमिक मास होगा उसकी वजह से इनकी डिफरेंट क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। He discovered 6 periods and 8 groups. उन्होंने क्या बनाए, 6 पीरियड बताए और 8 ग्रुप्स। Further, while developing periodic table, he kept in mind increase in atomic mass, group of similar atoms together. इन्होंने किस तरीके से अपनी टेबल को डिजाइन किया, क्या किया, देखो कैसे लगाया, ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी ये कैसे चल रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया। सेकेंडली उन्होंने क्या ध्यान रखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं उनको उन्होंने एक साथ रखा, जैसे पोटेशियम, कॉपर को रखा हुआ है, कैल्शियम और जिंक को रखा हुआ है, यानी जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको उन्होंने क्या रखा, एक साथ रखा। ठीक है, आगे क्या है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, और उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था, तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डाउटफुल था उसको उन्होंने क्या किया, करेक्ट भी किया। और साथ में इन्होंने ये नहीं कहा, देखो जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं और इसके बाद कोई और एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा, लेकिन मेंडलीव ने क्या कहा कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इसलिए उनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लैंक स्पेस थे। देखो ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसके अंदर क्या है, ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई और एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो इन ब्लैंक स्पेस के ऊपर फिट किया जा सकता है, यानी कि हमें दोबारा से इस पीरियोडिक टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर होता जाएगा उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम उसको इस पीरियोडिक टेबल में रखते जाएंगे, यानी इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस थे। और साथ में इन्होंने क्या कहा कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होने थे इन्होंने उसकी क्या दी, कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उनको इन्होंने किस नाम से डिनोट किया, एका वर्ड से। इन्होंने एका वर्ड यूज किया, जैसे इन्होंने दिया एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, यानी इसका क्या मतलब है, इन्होंने एका वर्ड लगा के एका एल्यूमिनियम, यानी उन्होंने एक एलिमेंट बता दिया कि फ्यूचर के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके नेमिंग करी इन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका वर्ड लगा के। और इन्होंने क्या कहा, उसके साथ में क्या बताई, इन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताई कि जो एका एल्यूमिनियम होगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। और इनका ये जो रूल था वो सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि जब हमने फ्यूचर के अंदर कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए थे, गैलियम और जर्मेनियम, जिनकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर मिली हमें, एका एल्यूमिनियम, यानी हमें जो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, सोडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर है प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, यानी जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने बताई थी एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम की और एका सिलिकॉन की, वो किसके साथ सिमिलर थी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के साथ, यानी जो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बताई थी वो क्या थी, उनकी करेक्ट थी इन केस ऑफ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये उनकी बहुत बड़ी एडवांटेज थी जो उन्होंने अपना मेंडलीव्स लॉ दिया था। नेक्स्ट क्या था, एट द टाइम ही डिजाइंड हिज पीरियोडिक टेबल द नोबल गैसेस वर नॉट नोन टू हिम। जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया तो उस टाइम नोबल गैसेस किसी को पता नहीं थी कि नोबल गैसेस भी होती हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में नोबल गैसेस डिस्कवर होती हैं तो वो क्या किया, उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे थे नोबल गैसेस के लिए भी, यानी नोबल गैसेस के लिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में अलग से स्पेस बनाया था, ताकि अगर फ्यूचर में नोबल गैसेस डिस्कवर होती हैं तो उनको भी वहाँ पे हम रख सकें पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे देखो बहुत सारी लिमिटेशंस भी आई उनकी।
उन्होंने काफ़ी कुछ नई बातें बताई, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, पीरियड्स बनाए और साथ में क्या कहा, कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, बट कुछ लिमिटेशंस भी थी। अब उनकी लिमिटेशंस क्या आती, देखो फर्स्ट लिमिटेशन आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने यहाँ पे रखा, तो ये इसका रीज़न नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल भी होता है और साथ में इसका बिहेवियर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी होता है। तो ये नहीं बता पाए थे कि हाइड्रोजन को, इन्होंने जो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा है तो ये किस लिए रखा है, यानी ये इसका रीज़न नहीं दे पाए थे हाइड्रोजन की प्लेसमेंट का। हाइड्रोजन पोजेसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पोजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, लूज करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को। बट इट ऑल्सो हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स एज इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो इसकी जो पोजीशन थी उसको ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए कि जो हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट प्लेस पर ही क्यों है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, जैसे कि Cl35 और Cl37, यानी क्लोरीन जो एटम, यहाँ पे देखो एलिमेंट तो क्लोरीन ही है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एक क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37 है। केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की सिमिलर है लेकिन इनके मास जो हैं वो अलग अलग हैं। अब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो कैसे थी कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में चल रही थी, तो सबसे पहले किसका मास आता है, Cl35, उससे बड़ा क्या है Cl37। तो इन्होंने क्या किया, Cl35 और Cl37 को एक ही कॉलम में रख दिया एक साथ, कि क्लोरीन को देखो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, इनका मतलब था कि क्लोरीन का 35 और 37 उनको इसने एक ही कॉलम में रख दिया, जबकि इनको करना क्या चाहिए था कि पहले Cl35 रखते फिर Cl37 रखते, क्योंकि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों मासेस को Cl35 और Cl37 को एक साथ एक ही बॉक्स में रख दिया, यानी Cl को एक साथ रख दिया। तो ये क्या होगी, लिमिटेशन। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, यानी जो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि सभी एलिमेंट्स के बीच में कितने एटॉमिक मास का गैप हो, 1 म्यू का गैप हो या फिर 2 म्यू का गैप हो, नहीं, हर एटॉमिक मास, हर एलिमेंट के मास जो था वो इंक्रीज तो कर रहा था लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज कर रहा था। एटॉमिक मास कैसे इंक्रीज कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो ये क्या थी इनकी एक लिमिटेशन। अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट बिफोर लाइटर वन। इन्होंने क्या कहा था कि भाई पहले जो आएंगे लाइटर एलिमेंट्स आएंगे फिर हैवियर, क्योंकि कैसे किए इन्होंने ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखी थी। ये कैसे रखी है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, देखो जो कोबाल्ट है और निकल, कोबाल्ट क्या होता है, निकल से हैवी होता है, कोबाल्ट निकल से हैवियर होता है, तो इनको क्या करना चाहिए था, पहले निकल रखना चाहिए था फिर कोबाल्ट आना चाहिए था, लेकिन क्या किया, कोबाल्ट को तो पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। कोबाल्ट तो हैवियर है और निकल उससे लाइटर है, तो इन्होंने क्या कहा, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखना है, बट इनकी टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में नहीं रखा, जैसे कोबाल्ट को पहले रख दिया जो कि क्या है, हैवियर है। तो यहाँ से भी इनकी क्या आती है, एक मेजर लिमिटेशन आती है। तो यहाँ तक तो क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस आई। अब देखो किस किस की लिमिटेशन की हमने, पहले डॉब्रेनर ट्राइड आया, फिर उसकी लिमिटेशन, फिर न्यूलैंड्स लॉ, फिर उसकी लिमिटेशंस, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर भी लिमिटेशंस आई।
अब क्या आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो हम अब यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आई, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरीके से प्लेस किया गया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिसाइड की गई, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।